ललित बेटा वॉइस चेक करके बताना। हाँ भाई, सुनो, अब अपन बात करते हैं। अपन ने 12th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, किरचॉफ के नियम के नाम से, किरचॉफ लॉ के नाम से। ठीक है। तो किरचॉफ साइंटिस्ट के जो नियम हैं, ये बेटा दो नियम दिए थे किरचॉफ साइंटिस्ट ने, ध्यान सुनना, फिर इनको अप्लाई करना सीखेंगे। इस यूनिट में एक माइंड में बात फिक्स कर लेना कि 100% एक न्यूमेरिकल तो आएगा ही। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर है, इसमें फिक्स है प्रत्येक यूनिट में एक न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट छोड़ना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? और मैं प्रत्येक न्यूमेरिकल को बोर्ड पे करवाऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर प्रश्न यह है कि आप जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को छोड़ देते हो ना, कन्फर्म एक न्यूमेरिकल आएगा, और जहां से जहां तक न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट आता है वो ए डालता है। ए का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कंपलसरी वाला पार्ट डालेगा। जो कंपलसरी होता है बी में तुम्हें ऑप्शन मिल जाता है, कंपलसरी वाला पार्ट डालता है अधिकांश से। तो न्यूमेरिकल तो जरूर ही पढ़ना है, ये ध्यान रख लेना। और दूसरा जो तुम्हारा पेपर फिर मैथमेटिकल का आता है, वो तो पूरा है ही न्यूमेरिकल का। उसमें तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है पूरे पेपर के अंतर्गत ही। ठीक है, चलो तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी अपन बात कर रहे थे, ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, डिक्शनरी चल रही है तुम्हारे चैप्टर का। तो किरचॉफ के नियम पढ़े थे आपने, किरचॉफ लॉ। तो 12th क्लास में जो किरचॉफ लॉ पढ़े थे, वहां पे आपने पढ़ा था कि किरचॉफ साइंट, किरचॉफ बोलते हो तुम, किरचॉफ बोलते हो इंग्लिश मीडियम वाले? किरचॉफ, अच्छा, कई किरचॉफ बोलते हैं। तो किरचॉफ के जो नियम थे, वो दो नियम थे। एक करंट का नियम था और एक वोल्टेज का नियम था। किरचॉफ वैज्ञानिक ने जो बातचीत की थी बेटा, एक तो धारा से संबंधित बात की थी करंट के लिए, और एक किसके लिए की थी? वोल्टेज के लिए की थी। ठीक है। तो इस आधार पे अपन कहते हैं भैया, किरचॉफ के दो नियम हो गए। एक को हम कहते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम। और दूसरे को हम बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये 12th में पढ़ा हुआ है आपका। ठीक है। करंट लॉ है जो फर्स्ट नियम है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। हाँ, ऐसा नहीं है इसको फर्स्ट पे लिख देंगे तो ये फर्स्ट बन जाएगा, नहीं है, फिक्स है। ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड। तो धारा का नियम प्रथम नियम है और वोल्टता का नियम सेकंड है। और करंट लॉ को अपन बेटा नोड या जंक्शन लॉ भी कहते हैं। नोड या, तो इसका नाम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी हो गया, किरचॉफ करंट लॉ भी हो गया, नोड लॉ भी हो गया, जंक्शन लॉ भी हो गया, बात एक ही है। ठीक है। किरचॉफ के सेकंड लॉ को अपन बेटा वोल्टेज का नियम भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ। इससे बेटा ध्यान समझना, अपन वोल्टेज के बारे में बातचीत करेंगे आगे चल के। और यहां पे क्या करेंगे, एनर्जी है, ऊर्जा है, वो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे आपको कि ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ऊर्जा संरक्षण नियम को सिद्ध करता है। और ये कहानी अपन क्लॉज पाथ में बात करेंगे, मतलब लूप में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? लूप। तो इसलिए इसे लूप लॉ भी बोलते हैं। किसका नियम भी बोलते हैं? मतलब ये लूप में लगाया जाता है, बंद विद्युत परिपथ के अंतर्गत लगाया जाता है। अभी तुम्हें समझाएंगे लूप क्या होता है, मैश क्या होता है, पढ़ाएंगे ये नाम सुना है? सुना है मैश? ये हॉस्टल वाली मैश नहीं है, भोजन करने जाते हो, समझाएंगे लूप क्या है, मैश क्या है, क्लॉज इलेक्ट्रिक पाथ ही होते हैं। चलो तो अपने टॉपिक पे आओ। सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किरचॉफ करंट लॉ की चर्चा कर रहे हैं। बेटा प्रथम नियम की बात कर रहे हैं, तो प्रथम नियम एक शब्द बोलता है, माइंड में ये सेट कर लो। क्या शब्द कहता है? कि आपके पास कोई नेटवर्क है, कोई जाल है, और उस नेटवर्क में जो नोड पॉइंट है, नोड का मतलब समझ में आता है? कल पढ़ाया था कि लास्ट लेक्चर में, नोड पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर दो से अधिक ब्रांचेज कनेक्ट हो। ब्रांच तो हम नहीं जानते, कल पढ़ाया था कि ब्रांच के बारे में क्या होती है ब्रांच, शाखा क्या होती है?
नेटवर्क का वह पार्ट जिसमें करंट की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, करंट की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। समझ में आ गया? तो अपन ने क्या बोला, नेटवर्क में वह पॉइंट जहां पर दो से अधिक, मोर देन टू की बात कर रहे हैं, ब्रांचेज कनेक्ट हो, दो से अधिक बेटा शाखा संयोजित हो, उस पॉइंट को अपन नोड पॉइंट या जंक्शन पॉइंट कहते हैं। तो ये कहता है कि आपके पास नेटवर्क में कोई नोड पॉइंट है, तो उस नोड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, उनका आप सम करते हो, तो वो बेटा सम आपको 0 मिलता है। कितना मिलता है? 0। समझ में आया नहीं आया? विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट नोड पॉइंट, जो भी नोड पॉइंट है नेटवर्क में, तो उस नोड पॉइंट पर संधि बिंदु या नोड बिंदु जो आप बोल रहे हो, उस पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है ये, जैसे हम कोई नेटवर्क डिफाइन करते हैं, ये रहा, अपन मान लेते हैं ये कोई ब्रांच है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ये रहा, इसमें फ्लो करंट अपन ने कितना मान लिया? I1। यहां से इस ब्रांच में फ्लो करंट क्या मान लिया अपन ने? इस ब्रांच में फ्लो करंट, और इस ब्रांच में फ्लो करंट क्या मान लिया अपन ने? I4, ये मान लिया। अब अपन को लगाना है यहां पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ लगाना है। तो सीधा सा नियम है, किरचॉफ लॉ कहता है समेशन का मतलब सम, वेरी गुड, योग होता है। और आई का मतलब किसका? करंट का। कितना होगा? अच्छा, ये समेशन यूज में क्यों लिया अपन, इंटीग्रेशन यूज में क्यों नहीं लिया? भाई अपन ने यूज में समेशन क्यों लिया, इंटीग्रेशन क्यों नहीं लिया? बताओ, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो। दोनों का मतलब ही सम होता है, समेशन का मतलब भी क्या होता है? सम। अरे दोनों का, समेशन का मतलब भी योग होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है? दोनों ही सम का कार्य करते हैं, एडिशन का वर्क करते हैं। लेकिन जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कैसा होता है? सतत फलन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो अपन सम करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन का। और जब फंक्शन डिस्क्रीट होता है, फंक्शन कैसा होता है? डिस्क्रीट, विविक्त होता है, क्वांटाइज होता है, तो सम करने के लिए अपन क्या लेते हैं? समेशन। अब हमें पता है ये कोई एक ब्रांच है, इसमें फ्लो करंट क्या है? I1, इसमें फ्लो करंट क्या है? I2, इसमें क्या है? I3, इसमें क्या है? I4। तो डिस्क्रीट है या नहीं, अलग अलग है या नहीं? अरे एक कमरा है, उसमें लड्डू भरे हुए हैं, मोदक, और हमको सम करना है। अब अलग अलग है, 1 2 3 4, तो समेशन लगाएंगे। और एक कमरे में मान लो रबड़ी भरी हुई है, रबड़ी, अब बोल सकते हैं कि एक रबड़ी, दो रबड़ी, तीन रबड़ी, नहीं बोल सकते। क्यों? वो कंटिन्यूअस है, वो सतत है, तो सम करने के लिए क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? तो सतत फलनों का योग किससे होता है? अरे सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इंटीग्रेशन से, और सम ऑफ डिस्क्रीट फंक्शन समेशन से। समझ में आ गया? आ जाओ भैया। तो ये है आपका केसीएल। सर इसका मतलब क्या है? समेशन आई का मतलब क्या है? समेशन का मतलब क्या है? सम, योग। आई का मतलब करंट। अब यहां पे कितने करंट है भाई, चेक करना, 1 2 3 और 4, और समेशन का मतलब सम होता है, तो सबका सम कर दो। हम ऐसे ही करते हैं कि बोर्ड पे देखना, सम का मतलब योग कर दिया। अब समस्या क्या है, एक करंट की डायरेक्शन चेक करो। इसकी डायरेक्शन, ये नोड पॉइंट है क्या? अरे नोड पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोली थी लास्ट लेक्चर में आपने, कल जो पढ़ा था? इधर देखो, ये कोई पॉइंट है, उस पर दो से अधिक करंट आ रहे हैं क्या? अरे करंट कनेक्ट हो रहे हैं क्या? अच्छा, अब एक मिनट, ये नोड पॉइंट, यहां पे आप बैठे हो, एक मिनट,
सोचना मैं जो बोल रहा हूं। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। अच्छा, इसे ये करंट क्या दिखाई दे रहा है आता हुआ, ये करंट क्या दिखाई दे रहा है, मतलब ये इनपुट हो रहा है, अरे निवेशी हो रहा है, आ रहा है ना। और ये दोनों करंट देखना, ये क्या हो रहे हैं, आउटपुट। नहीं आया समझ में? यदि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर का मतलब आप बैठे हो और देख रहे हो, तो तुम्हें ये आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, ये भी आ रहा है क्या, मतलब ये दोनों तो इनपुट हो रहे हैं। और ये देखना जा रहा है क्या, यहाँ पे कोई बैठा है तो उसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। तो I3 और I4 तो क्या है, आउटपुट, और I1 और I2 क्या है, तो साइन ले लें, एक का पॉजिटिव और एक का, मान लो इनपुट पॉजिटिव ले लिया तो आउटपुट क्या ले ले, नेगेटिव। चलो साइन लगाते हैं, साइन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। साइन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो इधर देखना, यहाँ पे क्या लगाएंगे, I1 पॉजिटिव, I2 सही है क्या, I3 I4, तो ये दोनों आउटपुट और ये दोनों, अच्छा क्या आ गया, I1 प्लस I2, ट्रांसफर करके लिख दूं क्या, I3 प्लस, सही लिखा है क्या, नहीं आया समझ में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनो, समझने का प्रयास करना। मुझे ये बताओ, ये I और ये I मतलब करंट का सम हो रहा है, करंट का क्या हो रहा है, तो मैंने ये क्या लिखा, समेशन का मतलब सम, और I का मतलब करंट का, यहाँ 1 और यहाँ 2 है, तो I1 और I2 कौन से करंट है, इनपुट, कौन से करंट है, मतलब इनपुट करंट का क्या हो रहा है, नहीं आया बात समझ में। ये निवेशी धाराओं का योग है या नहीं, अरे इनपुट करंट का सम है या नहीं, और ये समेशन का मतलब सम, आई का मतलब करंट का, लेकिन ये कौन सा करंट है, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि कोई आपके पास नोड पॉइंट है, तो उस नोड पॉइंट पर आने वाली विद्युत धाराएं, अरे आने वाली विद्युत धाराएं मतलब इनपुट इलेक्ट्रिक करंट्स का एल्जेब्रिक सम इक्वल होता है किसके, आउटपुट करंट के एल्जेब्रिक सम के। मतलब निवेशी धाराओं का बीजगणितीय योग निर्गत धाराओं के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, इक्वल होता है, समान होता है। ये अपना क्या है, किरचॉफ का फर्स्ट नियम। तो ये तो हो गई 12th तक बात। कितना पढ़ाया आपने 12th में, अब हम किस में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में। कॉलेज में आ गए भाई, बड़े हो गए भाई साहब, कॉलेज में पहुंच गए। अब आप जब कॉलेज में पहुंच गए तो क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा सताएगा नहीं, तो क्वेश्चन अपना, ध्यान सुनना, स्टैंडर्ड चेंज कर लेता है। वहां क्वेश्चन ऐसे आता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, सिद्ध कीजिए कि यह चार्ज कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करता है। नहीं आई बात समझ में, क्या बोला, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, वेरीफाई करो कि यह चार्ज कंजर्वेशन लॉ को, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, आवेश संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है। अब सेटिस्फाई तो तब करे जब हमें पहले चार्ज कंजर्वेशन लॉ तो पता हो। भाई आपको क्या सेटिस्फाई करना है, क्या संतुष्ट करना है, कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है। लेकिन पहले हमें क्या पता होना चाहिए, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। बेटी नहीं सुन रही, खुशी नहीं सुन रही हमारी बात को भैया, अरे खुशी तो कल कॉलेज गई नहीं गई, गई, अच्छा तो हो गई अब सेकेंड ईयर में, करवा लिया एडमिशन रिन्यू, चलो। हाँ भाई ध्यान सुनना, अब बात करते हैं अपन चार्ज कंजर्वेशन लॉ की, आवेश संरक्षण का नियम। सर कंजर्वेशन लॉ का सीधा सा कॉन्सेप्ट है संरक्षण नियम का, चाहे वो चार्ज है, चाहे वो मास है, चाहे वो एनर्जी है, सीधा सा नियम है। क्या नियम है भैया, कि बिफोर इंट्रैक्शन और आफ्टर इंट्रैक्शन इक्वल होगा, टक्कर से पूर्व टक्कर के पश्चात, यही तो कहानी बोलते हो, या तुम्हारी वो 12th में रटी रटाई डेफिनेशन, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं पढ़ा गया, चार्ज का न तो प्रोडक्शन कर सकते, नहीं चार्ज को डैमेज कर सकते। ये तो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा,
भाई यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे चार्ज कंजर्वेशन लॉ, फिर उसकी कहानी सुनाएंगे कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता, यह तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है। अर्थात आवेश क्या होता है, हमेशा संरक्षित होता है, एक नियत राशि होता है। कौन? चार्ज। चार्ज हमेशा कैसी राशि होता है? अरे कैसी राशि होता है? सही लिखा है क्या? ये कहानी, ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ है, ये चार्ज। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या था? क्या क्वेश्चन था? क्या किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसको सेटिस्फाई करता है? चार्ज कंजर्वेशन लॉ को। अरे किरचॉफ का प्रथम नियम किसको संतुष्ट करता है? आवेश संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है। तो पहले हमें किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पता तो होना चाहिए। तो क्या है आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ? ये रहा साहब। अरे यही तो है। अच्छा, तो इसको मैं लिख लूं, जैसे इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट को लिख रहा हूं मैं। क्या है भैया? I1 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू, ये I क्या है? करंट। करंट क्या होता है? पढ़ाए गई है आपने? करंट यही तो होता है। अच्छा भैया, यदि I1 लिख रहा है तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, dq1 अपॉन I2 के स्थान पर, यहां पर। अच्छा, माइनस लगाना है क्या यहां पर? सही लिख रहे हैं क्या? अरे चेक करना क्या कॉमन आ रहा है। d/dt, हमारी बिटिया क्या आ गया समझ में भैया? Q1, Q2, Q3, Q4। अरे सही लिख रहे हैं बेटा, चेक करना सही है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तुम ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखो तो, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये इसके भाई चार्ज दो प्रकार का होता है, नेगेटिव चार्ज और, तो यहाँ पे माइनस लग रहा है, ये इसकी नेचर है। ये क्या है इसकी, मतलब नेगेटिव नेचर का है। अरे ऋणात्मक आवेश है, कौन सा चार्ज है? अच्छा, यदि हम लिखना चाहें तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या? अच्छा, इन दोनों की नेचर पॉजिटिव है बेटा, ये धनात्मक आवेश है और ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। लेकिन तुम ध्यान से देखो तो चारों चार्जों का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। अरे नहीं आया समझ में, क्या हो रहा है? तो गुरुजी क्या लिखा है ये, लेफ्ट माना? अरे माना, क्या मान लिया? Q1 सर चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है। समेशन का मतलब सम नहीं हो रहा है, क्या देखना, ये धनात्मक आवेश है और ये दोनों क्या है, ऋणात्मक, और इनका क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सम। ऐड लग रहा है, प्लस लग रहा है बीच में। समेशन का मतलब योग, और क्यू का मतलब किसका, तो ये मैंने क्या मान लिया, जब सम हो रहा है, अरे सम हो रहा है चार्ज का, तो ये सम कितना मान लिया मैंने, कैपिटल क्यू मान लिया। क्या मान लिया? अच्छा, तो यहां पे मैं पुट कर दूं इसके स्थान पर, पुट करेंगे तो क्या आएगा बताना, d/dt। और ये क्या कंसीडर कर लिया, टोटल चार्ज इक्वल टू, अब तुम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ये d/dt का मतलब डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, चार्ज का, और कितना मिल रहा है, जीरो। और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है? तो ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सर, Q का मतलब चार्ज, I का मतलब बिफोर इंटरेक्शन, Q का मतलब चार्ज, F का मतलब आफ्टर इंटरेक्शन, मतलब फाइनल पोजीशन। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा।
नहीं आया समझ में? तो बताओ चार्ज कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है नहीं कर रहा भैया? ऐसे आता है क्वेश्चन। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे आएगा? तो भाई एग्जाम में क्वेश्चन जैसे वो बना रहा है, बड़ा क्वेश्चन बना रहा है, तो ऐसे बनाता है वो बड़ा क्वेश्चन, इस प्रकार बनता है। 1+2 कैसे पूछेगा? किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? 1 नंबर। सिद्ध कीजिए कि, वेरीफाई करो कि वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ को क्या करता है? सेटिस्फाई। 2 नंबर। इस प्रकार क्वेश्चन आता है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है। मेरी बात समझ में आ गई? हम सर ऐसे कह रहे हैं कि बुधवार से नोट्स बनाना प्रारंभ करना। ठीक है, तो एक काम करो, ये रफ कॉपी में लिख लो, ठीक है? नोट्स में मेरे अकॉर्डिंग बनवाऊंगा तब बन लिखना। अब कई ऐसे सर एक ही कॉपी लेके आए, तो जो तुम्हारी मेन कॉपी है ना उसमें पीछे की तरफ खाली पेज है ना, पीछे की तरफ उनमें लिख लो, ठीक है? नोट्स खराब मत करना, नोट्स में मेरे अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिखवा के बनवाऊंगा खतरनाक वाले। फिर KCL डाल के और ये छाप दो। रफली वर्क करना है ना? कल से नोट्स बनाना प्रारंभ करेंगे। ये तो छोटी छोटी बातें ना तुमने 12th में पढ़ी हैं, एक तरीके से इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये तो छोटे छोटे सर्किट। किरचॉफ का प्रथम नियम या KCL या धारा का नियम हेडिंग डाल के छाप दो जो के तो रफली वर्क कर लो, है ना? क्या हैशटैग लगा रखा है यहाँ पे? चार्ज कंजर्वेशन लॉ लेके छाप देना, लिख देना आवेश संरक्षण का नियम। ये Q बराबर कांस्टेंट है इसके ऊपर, आवेश संरक्षण का नियम, चार्ज कंजर्वेशन लॉ।
रफली नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे, सुनो भैया। हाँ भाई, चलो तो आगे चलते हैं। तो इतना माइंड में सेट हो गया कि किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करता है। अब ऐसी सेकंड लॉ कहानी है, ऐसे किरचॉफ के सेकंड लॉ कहानी है क्या है कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करता है। भ्राताश्री सुन ले, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है। किसको? ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करता है। पहले ये देखेंगे कि किरचॉफ का सेकंड लॉ है क्या। बेटा बोर्ड पे देखो क्या कहता है किरचॉफ का सेकंड लॉ, समझना। यह कहता है कि आपके पास कोई क्लॉज पाथ है। क्या है? कोई क्लॉज इलेक्ट्रिक पाथ है आपके पास, लूप है, लूप लूप। तो उस लूप में जो वोल्टेज है क्या है? उसका एल्जेब्रिक सम, उसका एल्जेब्रिक क्या होगा? 0। समझ में आ गया? लेकिन एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, आप किसी फिक्स डायरेक्शन में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? तो क्या बोला मैंने, कोई आपके पास क्लॉज इलेक्ट्रिक सर्किट है और अपन कोई एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो द सम ऑफ क्या? वोल्टेज क्या होगा? 0। समझ में आ गया? किसी बंद पथ में या लूप के अंतर्गत निश्चित दिशा में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है, समेशन का मतलब योग, बी का मतलब वोल्टेज क्या होगा? 0। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझना, ये कोई मैंने लूप बना दिया, क्लॉज बात है ना। ये कोई बैटरी लगा दी, इसका वोल्टेज कितना मान लिया मैंने? E1। ये कोई बैटरी है, इसका वोल्टेज कितना मान लिया मैंने? E2। अच्छा, ये कोई रेजिस्टेंस है R1, ये कोई रेजिस्टेंस है क्या? R2। अब किसी एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो कर दो, जो तुम्हारी इच्छा। आप चाहते हो तो ऐसे फ्लो कर दो और आप चाहते हो तो एक फिक्स डायरेक्शन ले लो, कोई सी भी, मतलब ऐसे लूं या यूं लूं, ये लो। कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर दो, कर दिया। अब वोल्टेज का सम करो। क्या करो? वोल्टेज का सम। 0 आएगा, फाइनल है। कैसे 0 आएगा? सुनो, ये मैंने ये कह रहा है, ये कौन सा कह रहा है? किरचॉफ का सेकंड लॉ। सर कैसे करेंगे सम? आपने कह दिया कि करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, सर्किट में ये करंट जा रहा, ये डायरेक्शन ले रखी है आपने, ठीक है। हम एक चीज जानते हैं, इस टर्मिनल पर वोल्टेज निकालना है R2 पर। कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ पढ़ा है सर हमने, V बराबर IR। तो यहां पे निकालना है तो V इक्वल टू IR लिखो सर। R कितना है यहाँ पे? R2। तो वोल्टेज कितना होगा? V2। यहां पे निकालेंगे तो V इक्वल टू IR। अच्छा, रेजिस्टेंस R1, तो वोल्टेज। समझ में आया नहीं आया? करंट का फ्लो कैसे हो रहा है ये देखो, डायरेक्शन सर ऐसे हो रहा है। करंट का फ्लो ऑलवेज कैसे होता है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। कैसे होता है? अच्छा, ऐसे जा रहा है तो इस टर्मिनल पर हाई वोल्टेज होगा, इस पे लो होगा, तभी तो फ्लो ऐसे होगा, हाई टू लो। इस टर्मिनल पर वोल्टेज हाई और इस पर, अरे ऐसे ही तो जा रहा है ना करंट। बात नहीं आई समझ में? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इस टर्मिनल पर हाई वोल्टेज, इस पे लो। यहां पे देखे करंट ऐसे गया तो हाई टू लो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे समझ में आ रहा है? करंट का फ्लो कैसे होता है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। क्लियर?
अब यहां पे हम सम करते हैं, तो बेटा ध्यान से देखना, इसमें कितने वोल्टेज हैं, E2, V2, V1, E1, चार है, चारों को जोड़ दे, चलो जोड़ देते हैं। E2, V2, V1, बोर्ड पे ध्यान प्रत्येक का, E1 इक्वल टू, बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब लेते हैं साइन। करंट का फ्लो कैसे लिया है आपने, अब समझना। करंट का फ्लो कैसे लिया है, ऐसे। और करंट का फ्लो कैसे होता है, हाई वोल्टेज टू, अब देखते चलना, ये E2 है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है ना करंट का। करंट का फ्लो देखो कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। तो यहां देखना लॉ टू, नहीं आया रे समझ में बेटा। करंट का फ्लो आपने ये डायरेक्शन लिया ना, अच्छा ये बैटरी क्या है, E2, तो वोल्टेज देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, तो ऐसे फ्लो है ना, तो लॉ टू, नहीं आया समझ में, लॉ टू। जब फ्लो कैसा होता है, तो ये बैटरी विरोध कर रही है नहीं कर रही, अरे अपोज कर रही है नहीं कर रही भाई। करंट का फ्लो आप क्या बोलते हो, हाई वोल्टेज टू, लेकिन यहां पे देखें तो लॉ टू, किसमें, E2 में, तो E2 में आगे क्या लगा दिया, माइनस क्यों लगाया है? हम ये कह रहे हैं कि बैटरी क्या कर रही है भैया, विरोध कर रही है, अपोज कर रही है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा आगे चलो V2 की बात करें, तो V2 पे देखना साइन सही है, फ्लो ऐसे ही तो हो रहा है, I2, लो आगे चलो V1 पे बात करो, I2 सही है साइन। अच्छा E1 पे बात करना, I2, ये प्लस और ये I2 लो, सही है ना, बाकी तीनों डायरेक्शन हमारी सही है। चलो आगे चलते हैं, वैल्यू पुट कर दो करना चाहो तो, अदरवाइज ट्रांसफर कर दो, तो V1 प्लस V2 ट्रांसफर कर रहे हैं, बोर्ड पे देखना, तो E2 तो प्लस हो जाएगा इधर जाएगा जब, और E1 क्या हो जाएगा, ये किरचॉफ का कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया। लेकिन सर वो बात सुनाओ, ये तो किरचॉफ का सेकंड लॉ की कहानी हो गई, ये कंप्लीट हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ सेकंड लॉ किसको सेटिस्फाई करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम को संतुष्ट करता है। पहले तो मुझे ये बताओ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होगा। सर सीधी सी बात है, पहले चार्ज पड़ा तब एनर्जी लगा दो, ऊर्जा नहीं तो उत्पन्न होती है नहीं, ये तो एक रूप से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल में पोटेंशियल, यही तो कहानी है भाई। गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में स्थिति ऊर्जा, नींद आ रही है क्या, हल्की हल्की सी, ए यार ध्यान केंद्रित नहीं है यार मित्र, ऐसे कैसे काम चलेगा। कि गुरुजी ऊर्जा संरक्षण का नियम एक ही बात कहता है कि एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी, नहीं तो उसको डैमेज कर सकते, मतलब नष्ट कर सकते, नहीं उसका प्रोडक्शन कर सकते, उत्पन्न कर सकते, वो तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। क्लियर? अब एक मिनट सुनना, देखो एनर्जी मतलब यू कांस्टेंट दिखाना है तुमको, यू बोल दूं एनर्जी को, अरे यू लिख दूं एनर्जी को, ठीक है, ये यू आपको क्या दिखाना है, कांस्टेंट। कि टोटल समेशन का मतलब, समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल, टोटल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। चलो आगे चलते हैं, कहानी को सुनाते हैं। बेटा मुझे एक बात बताना, ध्यान सुनो ध्यान से, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैकेनिक्स में, ध्यान सुनना। अपन ने, चलो पहले मैं 10वीं क्लास की बात करता हूं, विभव की परिभाषा पढ़ी है, क्या होता है विभव, पढ़ा ही नहीं पढ़ा? वो गुरुजी 10वीं क्लास में कहानी सुनाते थे, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ऐसा नहीं पढ़ा क्या? यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड का पोज लाने में किया गया वर्क डन। अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा? देखा, सो इधर चल रहा है, देख हमारा भ्राताश्री नहीं है ध्यान तेरा। फिर मैं जो कहानी सुना रहा था ना, ये मीनिंगलेस है अभी तक, और तो देख ही नहीं रहा, कैसे काम चलेगा यार, मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने में, टाइम पास करना मुझे भी आता है। सुनो, तो अपन क्या करें, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। अच्छा तो ये डेफिनेशन पढ़ रखी है तुमने, इफ यदि यदि यदि, मैं क्या लिख रहा हूं पढ़ना, डेफिनेशन यही तो कहती है आपकी। नहीं आ रहा समझ में क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम जब डेफिनेशन बोलते हैं पोटेंशियल की, विभव की परिभाषा बोलते हैं, तो हम कहते हैं एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, यूनिट टेस्ट चार्ज को क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब एकांक, हिंदी नहीं पढ़ा रहा यार, एक अंक, एक अंक, अंक नहीं आया समझ में,
तो चार्ज कितना ले लिया, 1 कूलम यूनिट। तो बेटा V इक्वल टू क्या हो गया, समीकरण ए दे दूं, ए नहीं आया, नहीं समझ में आ गया। और ये W क्या है, वर्क डन, कार्य। अब हमने एक बात पढ़ी है, फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो मैकेनिक्स, क्या पढ़ा मैकेनिक्स में, हम पढ़ते हैं गुरुजी, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो, अरे पढ़ा नहीं पढ़ा, वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व हो जाता है, पढ़ा है, वर्क डन किस में कंजर्व हो जाता है, अरे पढ़ा नहीं पढ़ा। हम एक मिनट सुनो, इतने बड़े बड़े डेरिवेशन किए, गोले को समावेशित करने के लिए आवेश निकाला था, गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना की थी, रिक्वायर्ड एनर्जी 3/5, भूल गए, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये निकाले तुमने फर्स्ट ईयर के अंतर्गत। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में ये पढ़ाई कि आप वर्क डन निकालते थे और लास्ट में बोल देते यही एनर्जी होगी। भाई किया गया कार्य किस में कन्वर्ट हो जाता है, यही तो तुम्हारी मैकेनिक्स कहती है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स, किसके अनुसार, मैकेनिक्स के अनुसार, वर्क डन किसकी फॉर्म में कंजर्व हो जाता है, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो। ए और बी को देखना, मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या, और मैं टोटल के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं, तो दोनों तरफ क्या लगा दूं, समेशन, क्या लगा दूं, कुल के लिए बात करूं तो लगा सकता हूं। अच्छा इसको इक्वेशन क्या दे दूं, सी। अब मुझे एक बात बताओगे, ध्यान सुनना, कहां है केवीएल, समेशन वी इक्वल टू, इसका यूज करूं तो यहां पे क्या आ गया बताना, सही लिखा है क्या मैंने। अच्छा ये क्या है, टोटल एनर्जी, क्या है ये, कितनी आ रही है, अच्छा आर बट ने कितनी जीरो दी थी, छोटी जीरो बड़ी जीरो, 2 जीरो दी थी क्या, जीरो एक ही होती है ना, मतलब जीरो कांस्टेंट मान होता है नहीं होता, अरे नियत मान होता है नहीं होता, कि कई बार जीरो बड़ी हो जाती है कई बार जीरो छोटी हो जाती है, ऐसा होता है क्या। तो एनर्जी क्या आ रही है, कांस्टेंट। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, सर मान लो, एक मिनट समझने की कोशिश करो तो, सर ये डिफरेंस हो यू आई माइनस क्या हो, इक्वल टू, तो ट्रांसफर करना, बात को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, सर ये टोटल कैसे, मेरी बात आ रही है समझ में नहीं आ रही, तो बताओ सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो किरचॉफ का लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को, कौन सा लॉ, सेकंड लॉ। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, किरचॉफ के उस नियम की गणितीय विवेचना कीजिए, क्या बोला, किरचॉफ के उस लॉ पर डिस्कशन कीजिए, मैथमेटिकल डिस्कशन, कौन से लॉ पर मैथमेटिकल डिस्कशन कीजिए, जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करता है, बताओ कौन सा करता है, वोल्टेज या करंट, तो तुम्हें कौन सा एक्सप्लेन करना है, वोल्टेज वाला, समझ में आ गया। या ऐसे आ जाता है, किरचॉफ के उस लॉ को एक्सप्लेन करो जो कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करता है, अब कौन सा करोगे, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, मतलब करंट का लॉ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इस प्रकार एग्जाम में करना होता है, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, कल से शानदार नोटबुक लेके आ जाना, क्योंकि कल से नोट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और केवल यहां नोटबुक लानी है, बुक लाने की आवश्यकता नहीं है, बुक लाते हो तो आप आराम से घर रखो, उसको पढ़ो यदि तुम्हारी इच्छा है तो। मैं तो ये कहता हूं कोई बुक की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारी इच्छा है सर तो आराम से बुक, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी बुक का एक एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे करवाऊंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारी इच्छा है तो बुक खरीद सकते हो, और तुम्हारी इच्छा नहीं है मत खरीदना, लेकिन नोटबुक जरूर खरीदनी है। और 3-4 तरह के कलर्ड पेन कल साथ होने चाहिए, और अल्टीमेट नोट्स बनाएंगे, ठीक है भैया। चलो राधे राधे भैया।